बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द्वितीयक सेल के बारे में। पिछली जो वीडियो थी वह हमने प्राथमिक सेल पढ़ी थी, जिसको हमने शुष्क सेल पढ़ा था और मरकरी सेल पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक सेल, जिसमें दो पार्ट हमारे पास रहेंगे। उन दोनों पार्ट को हम पढ़ेंगे। देखें तो सेकंड हमारे पास आता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की हमने बात करी थी और प्राथमिक सेल की हमने बात करी थी। तो प्राथमिक सेल को हम रिचार्ज दोबारा नहीं कर सकते, द्वितीयक सेल को हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो आया था पहला, वो था लेड सेल। लेड सेल को हम यानी क्या, लेड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सीसा। तो सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं, सीसा संचायक सेल। अब ये संचायक, इसका मतलब होता है स्टोरेज। स्टोरेज स्टोरेज का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसको हम लेड संचायक सेल या सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं। और ये हमने पढ़ लिया है कि इस सेल को हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, जबकि प्राथमिक वाली सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि इसमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, विद्युत अपघटय कौन होगा, करंट कितना आएगा। तो सुने, इसमें जो हमारे पास एनोड है वो हमारे पास होगा लेड। लेड यानी पीबी यानी सीसा। इसमें जो कैथोड होगा, कैथोड हमारे पास होगा लेड ऑक्साइड यानी PbO2। इसमें जो हमारे पास विद्युत अपघटय है, सो इसमें हम विद्युत अपघटय लेंगे 38% H2SO4 का। और इसमें जो विभव होगा वो होगा 12 वोल्ट का। अब ये 4 पॉइंट है। अगर थ्योरी में ये आता है पेपर में लिखने के लिए, तो थ्योरी हम इन्हीं 4 पॉइंट से बनाएंगे कि लेड यानी सीसा संचायक सेल में जो एनोड होता है वो कौन होता है? Pb होता है। कैथोड इसमें PbO2 होता है। विद्युत अपघटय 38% H2SO4 होता है और ये 12 वोल्ट का करंट यानी विभव देता है। अब बात करते हैं, देखो ये हमारे पास हो गई एक बैटरी। इसमें मैंने 6 रॉड ले ली ऐसे, ये हो गई 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये तो 3 रॉड हैं, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक साथ, ये हो गया माइनस। अब बाकी ये 3 रॉड जो हैं इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक साथ, ये हो गया प्लस। ये सब पढ़ चुके हैं कि ये एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है। अब इसमें हम बात करते हैं एनोड की, तो एनोड हमने क्या लिया है? Pb लिया है। और जब हम बात करते हैं किसकी? कैथोड की, तो कैथोड इसमें कौन है? कैथोड है इसमें PbO2। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में, मान लो हमारे पास ये फिर PbO2। तो ये हमारे पास हो गया कैथोड। तो कैथोड और एनोड आपको समझ में आ गए हैं तीनों पॉइंट। अब बात करते हैं किस चीज की? बात करते हैं इसमें हमने जो विलयन भरा है, यानी विद्युत अपघटय इसमें हमने भरा हुआ है। तो विद्युत अपघटय इसमें कौन सा है? विद्युत अपघटय है इसमें 38% H2SO4 है। अब मैंने आपसे कहा कि मेन जो ध्यान रखना है सेल के अंदर वो क्या है? विद्युत अपघटय किस में जाएगा और किस में नहीं जाएगा। हम पढ़ चुके थे कि विद्युत अपघटय एनोड के साथ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और कैथोड के साथ भी कर सकता है। और इस सेल में देखेंगे ये किस किस के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? H2SO4 था, इसको मैंने तोड़ा। तो तोड़ने के बाद क्या बनेगा? 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ये बन गया। अब सबसे पहले मैं एनोड की रिएक्शन लिखूंगा। तो सबको पता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो सबसे पहले एनोड कौन है? Pb। तो विद्युत अपघटय जो है SO4 2 माइनस पहले इसके साथ क्रिया करता है, यानी लेड के साथ क्रिया करता है। और हमें पता है कि लेड सल्फेट बनने के चांस है। लेड पे आवेश होता है +2। तो जब ये लेड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? PbSO4 बन जाएगा। और ये 2 माइनस का चार्ज है ये बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और Pb किस में चेंज हो गया? लेड सल्फेट में चेंज हो गया। अब बात करते हैं किसकी? कैथोड की। तो कैथोड हमारे पास कौन है? कैथोड हमारे पास है PbO2 यानी लेड ऑक्साइड है। अब ये जो PbO2 है ये किसके साथ क्रिया करेगा? सुनते जाना। सल्फेट मैंने एक यहाँ पे ले लिया है, मैंने H2SO4 एक और लिया। एक और लेने के बाद क्या बनेगा? देखें, दोबारा से बन जाएगा 2H प्लस और SO4
2 माइनस। अगर एक सल्फेट मैं यहाँ पे ले चुका हूं तो बच्चा बाद दूसरा सल्फेट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हमें बात समझ में आती है कि भाई विद्युत अपघटय एनोड और कैथोड दोनों में पार्टिसिपेट करता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब H प्लस कितने हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ कितने हैं 2, तो टोटल हो गए 4H प्लस, तो मैंने 4H प्लस लिख लिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं 2 एनोड में, तो कैथोड में ये 2 यूज हो जाएंगे, यानी अपचयन हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने लिए भी जाने चाहिए। तो अब रिएक्शन की बात करें तो सुने, सबसे पहले क्या है 4 प्लस है 2 माइनस है, 2 माइनस है, तो टोटल हो गया 4 माइनस 4 प्लस। तो 4 प्लस और 4 माइनस है तो बैलेंस हो गया, यानी उदासीन हो गया, तो चार्ज तो हट गया। अब क्या क्या बचा, पीबी ने SO4 को पकड़ लिया तो बन गया लेड सल्फेट, यानी PbSO4। और बचा क्या, लेड सल्फेट जब बना तो 4H बचे हैं और 2O बचे हैं, तो 4H और 2O का मतलब 2H2O बन गया है। मैं इसको साइड में कर देता हूं। तो ओवरऑल हमारे पास ये बना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये हट चुका है क्योंकि 2 माइनस और 2 माइनस, 4 माइनस और 4 प्लस हट चुके हैं, इसलिए लेड सल्फेट बना और 4H और 2O का पानी बन गया। तो ये रिएक्शन हुई एनोड पे और ये हुई कैथोड पे। अब बात करेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है, तो देखें क्या क्या चीजें कट सकती हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कर सकता है, और कुछ कटने के चांस नहीं है। तो क्या क्या बचा, एक बचा पीबी, तो ये हो गया पीबी प्लस, यहां क्या है PbO2 है, PbO2 प्लस SO4 2 है और H प्लस कितने हैं 4 है, तो इसका मतलब है 4H प्लस हो गए और 2 SO4 हो गए। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, H प्लस SO4 बन जाएगा, यानी ये 4H और 2 SO4 मिलकर क्या बन जाएगा 2H2SO4 बन जाएगा। ध्यान से देखें तो 4H हो गए हैं और SO4 कितने हो गए हैं 2, तो 4H और SO4 कितने हो गए 2। अब राइट में क्या क्या बचा, PbSO4 बचा, ये खत्म हो गया, और राइट में PbSO4 है तो PbSO4 2 हो गए, तो मैंने आगे 2 लिख दिया प्लस, और क्या बच गया 2H2O बच गया। तो ये हो गई इसकी ओवरऑल रिएक्शन। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा, एनोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे क्या हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई है। अब बात करते हैं कि मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, तो पास सुने। जब ये बैटरी रिचार्ज करोगे, मतलब सुने, जब बैटरी चल रही है, यानी बैटरी का फंक्शन यानी काम चल रहा है, तो जब चल रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब मान लो कि बैटरी की जो ऊर्जा है वो खत्म हो गई। अब खत्म करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो जब चार्ज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। यानी चार्ज करते टाइम रिएक्शन हो जाएगी 2PbSO4 प्लस 2H2O से बनेगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये रिएक्शन कब है, जब आप रिचार्ज, यानी जब बैटरी खत्म हो जाएगी और उसके बाद जब तुम इसको चार्ज करोगे तो रिएक्शन ये वाली होगी, यानी ये रिएक्शन पलट जाएगी। तो पेपर में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपसे क्या पूछा गया है। अगर पूछा गया है लेड संचायक सेल किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए, तो पूरा पार्ट होगा ये। आपसे पूछा गया सिर्फ इतना कि लेड संचायक सेल में जब सेल काम करती है तो उसमें सेल रिएक्शन कैसी होगी, तो हम ये ऊपर वाली लिख के आ जाएंगे, यानी पूरी ये। और जब पूछा जाएगा कि भाई वो वाली रिएक्शन लिखे जब सेल रिचार्ज हो रही है, तो रिचार्ज के टाइम पे रिएक्शन ये वाले लिख के आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब सेल फंक्शन करेगी तो रिएक्शन ये होगी, और जब सेल को हम चार्ज करेंगे तो चार्ज करने पर रिएक्शन पलट जाएगी और ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो करंट हमारे पास है कितना है, 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट का मतलब है, देखें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मेरे पास प्लेट कितनी है 6 प्लेट, यानी एक प्लेट जो है वो 2 वोल्ट का करंट देती है। ध्यान रखना, एक प्लेट 2 वोल्ट का करंट देती है, तो टोटल 6 प्लेट कितने वोल्ट का करंट देगी, 12 वोल्ट का करंट देगी। तो आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास हुआ पहला पार्ट, लेड सेल या सीसा संचायक सेल। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, और दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो था हमारे पास
निकिल कैडमियम सेल, तो वो भी देखते हैं क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये पार्ट हमारा हो जाएगा पूरा सेल का। उसके बाद देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। देखें, तो सेकंड हमारे पास जो है वो हो जाएगा निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल में कौन कैसा कैसा फंक्शन करेगा, सुने। इसमें जो सीडी है, सीडी काम करेगा इसमें एनोड का। इसके बाद हमारे पास है निकिल, तो यहां जो निकिल है वो इस रूप में होता है, ध्यान रखना, NiO OH। इसको बोलते हैं निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ये काम करता है कैथोड का, ये काम करता है कैथोड का। अब बात करते हैं विद्युत अपघटय इसमें कौन होता है। तो विद्युत अपघटय इसमें हम NaOH या KOH का विलयन ले सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और विभव यानी करंट इससे हमें कितना मिलेगा, तो करंट हमें इससे मिलता है 1.2 वोल्ट का करंट हमें इससे मिलेगा। अब बात करते हैं फिर से वहीं, विद्युत अपघटय जो है वो एनोड के साथ क्रिया करेगा या कैथोड के साथ, वो रिएक्शन को देख के हम बताएंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास हुआ KOH। तो सबको पता है KOH कैसे कूदता है, K प्लस में और OH माइनस में। तो ये OH माइनस सबसे पहले एनोड यानी CD के साथ क्रिया करता है। तो जो भी हमारे पास एनोड, एनोड कौन है, एनोड हमारे पास है CD। तो सबसे पहले OH माइनस यानी विद्युत अपघटय इसके साथ क्रिया करता है। अब बात सुने, CD पे जो आवेश होता है वो प्लस का 2 होता है, ध्यान रखना। CD पे आवेश प्लस का 2 होता है, इस पे माइनस का 1 है, यानी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ 2 कर देंगे तो 2 माइनस और 2 प्लस बैलेंस हो जाएंगे। अब होगा क्या, यहां से देखें, हमारे पास है CD और OH कितने हैं, 2। तो मेरा CdOH का होल ट्वाइस यानी कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब बचा क्या भाई, CD हो गया, OH 2 हो गए, बचा 2 माइनस। तो ये 2 माइनस बाहर हो जाएगा। और हमें पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ये रिएक्शन हो गई किसकी, एनोड की। अब बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड हमारे पास कौन है, निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया निकिल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यानी NiOOH। अब होता ये है कि जो आपके पास NiOOH है, इसके साथ कौन कौन आएगा, तो तुम्हें यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये तो आना ही है। और साथ साथ में यहाँ पे जो जल है, क्योंकि मैंने बोला है KOH का विलयन है, तो विलयन है इसका मतलब इसमें जल भी है, तो इसके साथ जल भी क्रिया करता है, ध्यान रखिए। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बात आती है बैलेंस करने की। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 निकले हैं तो 2 आ गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, गुणा कर देनी है 2 से, मतलब इसको 2 से, इसको 2 से, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या बनेगा सुने, सबसे पहले 2 Ni का मैंने बना दिया 2 NiOH का होल ट्वाइस, इसे हम क्या बोलेंगे, निकिल हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। अब क्या बचा है वो भी सुनो, यहाँ पे Ni 2 है, Ni 2 है, ये तो बैलेंस हो गया। OH कितने हैं, 2, OH कितने हैं, 2, पर यहाँ आके 2 और है, तो 2 दूनी 4। इसका मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो 2 दूनी 4 हुए, तो 2 और ये रे, 2 और ये रे, तो O तो बैलेंस हो गया। H की बात करें, 2H ये हैं और 2 आगे हैं, तो 2 दूनी 4H हो गए। 4H में से यहाँ कितने H हैं, 2H। इसका मतलब ये तो पार्ट हो गया पूरा, 2H मुझे और चाहिए, तो 2H ये रे भाई, यहाँ पे 4H हैं, 4H में से 2H तो इसके पास आ गए, तो 2 तो बच गए H, मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ से 2H बच गए, O कितने बच गए, 2, तो O बच गए हमारे पास 2। और माइनस का जो चार्ज है वो कितना है, 2। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, OH कितने, 2, और 2 माइनस भी है, तो 2OH माइनस बन जाएगा। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे कैसे किया है। Ni 2 है, Ni 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गया। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H कितने हैं, 2 दूनी 4 हैं, तो 2H यहाँ से आ गए और 2H यहाँ से आ गए, तो कितना पार्ट तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2H बचे थे, वही 2H ये रहे, 2 वो बचे हैं, 2 वो ये रहे, और 2 माइनस का चार्ज है, तो ओवरऑल 2OH माइनस बन गया। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं किस चीज की, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए, ओवरऑल की बात करते हैं तो देखो भाई, ये तो लेफ्ट में है और ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो अब देखें, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल,
और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखें लेफ्ट में क्या बचा, CD प्लस, और यहाँ तो कुछ है नहीं, ये बचा 2NiOOH, और क्या बचा 2H2O। तो ये तो बच गया लेफ्ट में। अब बात करते हैं राइट में, तो राइट में क्या बना, CdOH का होल ट्वाइस प्लस, ये खत्म हो गया, और राइट में क्या बचा 2NiOH का होल ट्वाइस, और बाकी आके कुछ नहीं बचा है। बैलेंसिंग की बात देखें, CDA के Ni 2 हैं, Ni 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6, 2 और ये 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6 हो गए। एल्स की बात करें, 2 H ये हैं और 4 H ये हैं, तो 4 और 2 6, 6 की बात करें 2 ये रहे और 4 ये रहे, तो 6, तो ये हो गया बैलेंस। अब जो मुझे बताना है इसमें मेन पार्ट वो क्या है, तो बात सुने। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, OH पे चार्ज होता है -1। इसका मतलब ओवरऑल माइनस का चार्ज कितना हो गया, 3। अब हमने पढ़ा है एक अणु में जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। अगर ये पूरा -3 है, इसका मतलब इस निकिल पे जो आवेश है वो कितना है, +3 होगा, ध्यान रखना। यानी NiOOH की बात करते हैं तो निकिल का जो आवेश होता है वो कितना होता है, +3 होता है, ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो यहाँ जो निकिल है वो किस स्टेट में है, +3 स्टेट में है। अब आ जाओ यहाँ NiOH का होल ट्वाइस, तो ध्यान रखना NiOH का होल ट्वाइस, एक OH पर चार्ज होता है -1, तो 2 OH पर चार्ज हो गया -2, तो निकिल पे कौन सा चार्ज हुआ, +2। इसका मतलब यहाँ निकिल जो है वो +2 स्टेट में है। तो ध्यान रखना कि निकिल कैडमियम सेल में +3 से निकिल किस में जाता है, +2 में जाता है। और सबने पढ़ा है लेफ्ट साइड से अगर राइट हैंड साइड में जाते हैं और आवेश घटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इसका मतलब निकिल CD सेल में निकिल का अपचयन होता है +3 से किसमें, +2 में। अब बात करते हैं हमने जो अभी पढ़ी थी सीसा संचायक सेल, इसका उपयोग कहाँ होता है और इस सेल का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। देखें अगर हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले Ni और CD की, तो इसका उपयोग हम करते हैं कैलकुलेटर में, और जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होती हैं वहां इसका यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, ये हो गया क्या इसका उपयोग इस सेल का। बात करते हैं सीसा संचायक सेल का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो उपयोग होता है वो बेसिकली वाहनों में होता है, ठीक है, वाहनों में होता है। और हमारे पास जो घर में इन्वर्टर है उसमें होता है, ठीक है। तो ये हो गया सीसा संचायक सेल का उपयोग, और ये हमारे पास हो गया निकिल कैडमियम सेल का उपयोग। अब बात करते हैं कि ये दोनों सेल हमारी हो गई कंप्लीट, यानी हमने जो सेल पढ़ी थी, पहले हमारे पास शुष्क सेल थी, दूसरी हमारे पास मरकरी सेल थी जो कि प्राथमिक सेल थी। द्वितीयक सेल में 2 भाग थे जब हमने पढ़े, एक तो हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा है सीसा संचायक सेल, और एक हमने जो अभी पढ़ा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, निकिल कैडमियम सेल। अब जो हमारे पास है उसे हम बोलते हैं ईंधन सेल, ईंधन सेल। तो ये जो हमारे पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं, H2O2 सेल। ये H2O2 एक साथ नहीं है, H2 के बाद डैश है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की बात कर रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईंधन सेल। अब ईंधन सेल का मतलब क्या है, मान के चले हमारे पास ईंधन है, जैसे ईंधन हमारे पास कौन कौन हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, या मीथेन हो सकता है, या मेथेनॉल हो सकता है। तो जब हम इनका दहन करते हैं, दहन का मतलब जलाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जब हम इनको जलाते हैं तो जो हमारे पास दहन ऊर्जा है वो सीधा चेंज हो जाती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो ईंधन सेल का मतलब ऐसी सेल जिसमें दहन ऊर्जा को हम सीधा विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ईंधन सेल बोलते हैं। और हमने जो एग्जांपल लिया वो कौन सा लिया है, H2O2 सेल का। अब इसमें क्या करना है तो सुने, जैसे हमारे पास ये हो गया एक पार्ट, यानी हम बना रहे हैं सेल,
चलो अब इसमें बात सुने, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है यानी ये तो हो गया हमारे पास एनोड, राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया हमारे पास कैथोड। तो ध्यान रखेंगे एनोड की तरफ से H2 गैस को पास करेंगे और कैथोड की तरफ से O2 गैस को पास करेंगे। ये हमारे पास है, यहां कर देता हूं, ये हमारे पास है कार्बन इलेक्ट्रोड जिसको हम ग्रेफाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये पोरस है, पोरस को हम क्या बोलते हैं, संरंध्र। संरंध्र का मतलब होता है छिद्रित, यानी ये कैथोड मतलब ये जो रॉड है कार्बन की, जो प्लेट हैं, ये प्लेट कैसी हैं, संरंध्र हैं यानी छिद्रित हैं। छिद्रित इसलिए क्योंकि हमने इसमें क्या भरना है, हमने इसमें उत्प्रेरक भरना है। उत्प्रेरक आपने सुना होगा, जैसे पीटी यानी प्लेटिनम या सिल्वर, हम इसमें उत्प्रेरक भर देंगे। अब उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं सेंटर में क्या भरा है, तो सेंटर में KOH का जलीय विलयन है, KOH का जलीय विलयन है और यहां से पानी यानी H2O की भाप बाहर होगी। अब बात को समझना होगा क्या, एनोड पर हमने H2 गैस को पास करा है, इसका मतलब है इस सेल में हम गैस जो है बाहर से पास कर रहे हैं। इसका मतलब हमने इस सेल में पहले से कोई गैस भरी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि चैम्बर पूरा बंद है और गैस तो पहले से बंद है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो ईंधन सेल है वो वाकई में बहुत बढ़िया सेल है। जब जब आपके पास गैस आएगी तो बस इस चैम्बर में हम इस गैस को पास कर देंगे, यानी ये सेल तब चलेगी जब हम इसमें गैस को पास करते रहेंगे। गैस पास करना बंद हो गया तो सेल का काम बंद हो जाएगा। तब होता क्या है, यहां से एनोड से H2 गैस पास करते हैं और कैथोड से O2 गैस पास करते हैं। विलयन हमारे पास ये है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसका मतलब है कि इस सेल के अंदर पानी भाप के रूप में बनता है और जो ऊर्जा है वो किस में चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा, यानी इस सेल से हमें क्या प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। अब कैसे कैसे कहानी होगी उससे पहले सुनिए, विलयन हमारे पास कौन सा है, KOH का है। तो KOH कैसे ब्रेक होता है, K प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। अब आपको दिखाई दे रहा है एनोड कौन है, H2। तो मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखी एनोड की, तो एनोड हो गया मेरे पास H2। अब ध्यान रखेंगे इसमें जो विद्युत अपघटय है वो कौन है, KOH है। तो KOH में से जो OH माइनस है वो इसके साथ क्रिया कर जाता है। अब आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि हमने बहुत सारी सेल पढ़ ली है। H2 हमें 2 लेने हैं, ये बैलेंसिंग का है तरीका, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको याद करना पड़ेगा। H2 आपको 2 लेने हैं, OH माइनस आपको 4 लेने हैं, ठीक है। अब होगा क्या, सुने, 4H ये हैं, 4H ये हैं, 8H हो गए और 4O हो गए। तो क्या बन सकता है, 4H2O बन सकता है, यानी 8 तो H हो गए और 4O हो गए। 4H ये हैं, 4H ये हैं, 8H हो गए और 4O हो गए, 4O हो गए, तो बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, 4 माइनस बचा, तो 4 माइनस का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। जो बारी है वो है कैथोड की, तो कैथोड इसमें कौन है, दिख रहा होगा साफ साफ कि कैथोड इसमें कौन है, O2 है। तो ये हमने O2 ले लिया। यहाँ पे 4 जो वाटर यानी पानी बने हैं, 4 पानी में से 2 पानी हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि रिएक्शन आपको रटनी है तो थोड़ा बहुत ध्यान दें। बाकी 4 ये बाहर हुए हैं तो 4 इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने आने भी चाहिए। तो 4 इसके पास आ गए। अब देखें 4H तो ये रहे, 2O यहाँ है, 2O यहाँ है, तो 4O हो गए, 4H हो गए और 4 माइनस हो गया। तो क्या बन जाएगा, 4OH माइनस बन जाएगा, यानी 4 हमारे पास O है, 4 हमारे पास H है और 4 हो गया माइनस। यहाँ पे देखें 2O और 2O, 4O हो गए, 4H हो गए और 4 माइनस हो गए। तो अब ओवरऑल की हम बात करें कि क्या क्या चीजें कैंसिल होंगी। देखें इस 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। तो यहां बचा हमारे पास 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। राइट हैंड साइड में क्या बचा, 4H2O बचा। अच्छा देखें यहाँ 2H2O बाकी है, यहाँ पे 4H2O है, तो 2H2O से 2H2O और कैंसिल होंगे,
तो अब क्या बचा 2H2 प्लस O2 और राइट हैंड साइड में क्या बच गया 2H2O बच गया। तो इसका मतलब है जो ओवरऑल रिएक्शन हुई वो ये हो गई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, जल बनता है। अब जो मेन बात है जो आपको याद करनी है वो क्या क्या है, सुने। यहां से जो H2O बनेगा वो भाप के रूप में बनेगा, ठीक है। यानी जो H2O है यहाँ पे वो भाप के रूप में बनता है। अब होता यहाँ पे ये है कि हमारे पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, हमारे पास जो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम जो था, इस अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस ईंधन सेल का यानी H2O2 सेल का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की थी। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यानी अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस H2O2 सेल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की थी। इसका मतलब है इस सेल से हमें क्या मिला, विद्युत ऊर्जा मिली। एक और चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे H2O किस रूप में मिल रही है, भाप के रूप में। यानी ये जो H2O है ये हमारे पास भाप के रूप में है। अब ये भाप के रूप में है तो इसको हम क्या करेंगे, संघनित करेंगे। संघनित हो सकता है आपने पढ़ा हो 9th-10th में संघनन। संघनन का मतलब होता था कि गैस को किस में चेंज करना, गैस को द्रव में चेंज करना। तो गैस को द्रव में चेंज करने को हम क्या बोलते थे, संघनन। तो यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं। H2O भाप के रूप में है, इसको संघनित करेंगे तो संघनित करने पर हमारे पास ये द्रव के रूप में आ जाएगा और वहां अपोलो स्पेस यानी अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस जल को वो लोग पानी के लिए उपयोग में लाते थे। यानी पानी पीने के लिए हम इस सेल का उपयोग कर सकते हैं। जो H2O भाप के रूप में बनती है उसको संघनित करके H2O को हम द्रव के रूप में चेंज कर लेते हैं जो पीने के काम आता है। तो आई होप ये पूरी सेल आपको समझ में आई होगी, क्या क्या काम इसके अंदर हुआ है वो भी आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं कि इसकी थ्योरी की। तो थ्योरी जैसे हमने पिछले 4 सेल की बोली है, सेम वैसी थ्योरी आपको करनी है। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, विद्युत अपघटय इसमें कौन है। यानी एनोड कौन है, H2 है, कैथोड कौन है, O2 है, विद्युत अपघटय कौन है, KOH का जलीय विलयन है। क्या इसमें बनेगा, H2O की भाप बनेगी और क्या इसमें निकलेगा, इस समय प्राप्त होगी विद्युत ऊर्जा। और इस पानी को हम जो है भाप के रूप में था, इस भाप को हम संघनित करके H2O यानी द्रव के रूप में चेंज कर सकते हैं और ये द्रव जो है पानी हमारे पीने के लायक हो जाएगा। तो आई होप ये पूरी ईंधन सेल आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा संक्षारण। संक्षारण भी आपने 10th में सुना होगा कि संक्षारण किसे कहते हैं, 10th में पढ़ा था। थोड़ा सा जो डिटेल है वो अब 12th में है कि संक्षारण क्या होता है। देखें तो हमारे पास हो गया संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब जंग का लगना। तो पहली बात, संक्षारण का मतलब क्या है, सुने। हमारे पास कोई भी धातु है, कोई भी धातु जब नमी और वायु के संपर्क में आती है तो धातु की जो सतह है, धातु की जो सतह है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपने 10th में पढ़ी होगी कि नमी और वायु की उपस्थिति में धातु की जो सतह है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल के रूप में, लोहे पर जंग का लगना। एक और पढ़ा होगा तुमने, चांदी का काला पड़ना। और एक और तुमने पढ़ा होगा जिसका नाम क्या था, कॉपर यानी तांबा, तांबा का हरा होना। यानी तांबे की जो सतह है वो कैसी हो जाती है, हरी हो जाती है। अब बात को समझें, लोहे पर जंग का लगना, यानी अगर मैं बात करता हूं जंग की, तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, यानी आयरन ऑक्साइड है, साथ में XH2O में जो X है इसका मतलब है बहुत सारे पानी के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब ध्यान से सुने, लोहा का मतलब हुआ Fe, Fe से बना क्या, Fe2O3 बना है, यानी Fe के साथ अटैच हुआ है ऑक्सीजन। और हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब संक्षारण जो है वो ऑक्सीकरण पे बेस्ड है। यानी संक्षारण का मतलब होता है ऑक्सीकरण करना।
और आपने पढ़ा होगा जब एक बार ऑक्सीकरण शुरू होता है, यानी एक बार संक्षारण जब शुरू होगा तो ये चलता ही जाएगा। तो ध्यान रखना कि संक्षारण जो है वो ऑक्सीकरण पे बेस्ड है। इन सभी में से जो हमारे पास क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं, तो लोहे पर जंग लगना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी को हम पढ़ेंगे, लोहे पर जंग का लगना। अब लोहे पर जो जंग का लगना है, इसमें कौन कैसा काम करेगा? तो पहली बात सुने, इसमें जो एनोड है, इसमें जो एनोड है वो हमारे पास होगा आयरन यानी Fe। इसमें जो कैथोड है, कैथोड हमारे पास इसमें होगा O2। O2 साथ साथ में हम इसमें नमी मिलेंगे यानी पानी भी लेंगे। बात हम कर रहे हैं किसकी? विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय। तो विद्युत अपघटय इसमें काम करेगा, इस काम करते हैं, इसको हटाते हैं। कैथोड हमारे पास ऑक्सीजन हो गया है, और विद्युत अपघटय में हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। तो ये दोनों काम करेंगे विद्युत अपघटय का। अब ध्यान रखना, ये जो काम करेंगे विद्युत अपघटय का, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना। CO2 प्लस H2O के मिलने से क्या बनता है? 2 H हैं, 1 C है, 3 O है, तो ये बन जाता है H2CO3। इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल इसको बोला जाता है। और ये टूटता कैसे है? ये टूटता है ऐसे, H2CO3 को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2H प्लस और CO3 2 माइनस, ये बनेगा ऐसे। तो ओवरऑल इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। एनोड कौन है? Fe, कैथोड कौन है? O2, और विद्युत अपघटय इसमें कौन है? CO2 प्लस H2O, और CO2 और H2O के कॉम्बिनेशन से ये बनता है, और ये ऐसे ब्रेक होता है। अब बात करते हैं रिएक्शन की। देखें, रिएक्शन में हमारे पास हो गया एनोड, एनोड कौन है? Fe, तो ये हमारे पास हो गया Fe। ध्यान रखेंगे कि Fe यहाँ पे लेंगे 2, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और Fe सबसे पहले चेंज होता है Fe2 प्लस में। Fe2 प्लस को हम क्या बोलते हैं? फेरस, फेरस बोलते हैं, ये ध्यान रखना, जिसको ना पता हो ध्यान रखेंगे। Fe2 प्लस को हम बोलते हैं फेरस, और जब Fe3 प्लस में होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। +2 वाले को फेरस और +3 वाले को फेरिक बोलते हैं। और जो जंग में Fe2O3 है, जब तुम इसका चार्ज निकालोगे तो Fe का चार्ज प्लस का 3 आएगा। इसका मतलब है यहां में समझ में आता है कि जो फेरस है, कहीं ना कहीं इस फेरस को फिर हमें फेरिक में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके जंग बनेगा। ठीक है, देखें, तो सबसे पहले 2Fe को हमने चेंज कर दिया 2Fe2 प्लस में, यानी आयरन किस में चेंज हो गया? फेरस में चेंज हो गया है। अब यहाँ देखें चार्ज, तो 2 दूनी 4 प्लस का 4 हो गया, प्लस 4 का मतलब जब Fe फेरस में चेंज हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी इसका क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया है। अब इसमें जो कैथोड है, तो कैथोड की बात करें तो कैथोड हमारे पास कौन है? तो कैथोड है ऑक्सीजन यानी O2। अब होता यह है कि हमारे पास जो विद्युत अपघटय है, मैंने कहा था या तो एनोड के पास जाएगा या तो कैथोड के पास जाएगा। तो ये विद्युत अपघटय जो है ये कैथोड के पास जाता है, मतलब ये H2CO3 ब्रेक हुआ, H प्लस और CO3 2 माइनस में, तो ये H प्लस आ जाते हैं यहाँ, तो ये आ गए H प्लस। अब हमें पता है H2CO3 तो बहुत सारे होंगे, H प्लस भले यहाँ पे 2 हैं, पर हम यहाँ पे यूज करेंगे 4 H प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस कितना भार हुआ है? 4, इसलिए मुझे H प्लस कितने लेने पड़े? 4, ताकि 4 प्लस और 4 माइनस बैलेंस हो जाए। अब 4 H हैं और 2 O हैं, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 2H2O, यानी 4 H हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए। अब बात करते हैं ओवरऑल क्या क्या बचा। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो लेफ्ट में बचा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस बचे हैं, बस ये तो हो गया लेफ्ट में। राइट में क्या बचा? 2Fe2 प्लस बचा प्लस 2H2O बचा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई ओवरऑल। अब बात सुने कि हमारे पास क्या टारगेट था? जंग बनाना था, यानी Fe2O3, और यहाँ पे Fe किस में है? +3 में, और यहाँ पे Fe किस में है? +2 में। इसका मतलब अब हमें इस Fe2 प्लस को किस में चेंज करना पड़ेगा? Fe3 प्लस में चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका ऑक्सीकरण हमें करना है, क्योंकि संक्षारण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण करना। तो पहले Fe से क्या बना? फेरस आयन, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले हैं, इसका मतलब Fe का पहले ऑक्सीकरण हुआ Fe2 प्लस में, और अब इस Fe2 प्लस का ऑक्सीकरण करेंगे Fe3 प्लस में। अब देखें, ये हमारे पास हो गया Fe2 प्लस,
अब क्योंकि इसका ऑक्सीकरण करना है, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का आना, तो इसका मतलब है यहां हमारे पास जो ऑक्सीजन पड़ी हुई है ये ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ये हो गया O2। और साथ साथ में क्योंकि संक्षारण की हम बात कर रहे हैं तो नमी और वायु हमें चाहिए, तो वायु तो हमारे पास ये हो गई नमी यानी H2O, ये पानी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग के लिए इनकी जो संख्या है वो आपको याद करनी पड़ेगी। Fp यहाँ पे लेने हैं 4, O2 का O2 रहेगा, H2O आपको लेने हैं 4। अब होना क्या है सुने, हमने Fe2+ को चेंज करना है किसमें, Fe3+ में, यानी Fe2O3 में। तो सबसे पहले मैं Fe2O3 लिख दूंगा, तो ये हो गया मेरे पास Fe2O3। अब Fe यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे Fe 2 है, तो मैंने आगे कर दिया 2, तो Fe हो गए 4, यहाँ भी Fe कितने हैं 4, ये तो हो गया बैलेंस। अब देखें हमारे पास क्या क्या चीज बच गई, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 4 है, टोटल O हो गए 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 पूरे हो गए, Fe 4 है, ऑक्सीजन 6 पूरे हो गए, Fe 4 है, बचा क्या, तो 8 H बाकी हैं, 4 दूनी 8, तो 8 H बाकी हैं, और 4 दूनी 8, 8 प्लस बाकी है, तो ये 8 H और 8 प्लस भार होकर क्या बना लेगा, 8 H प्लस, यानी 8 H प्लस भार हो जाएगा। तो जो H प्लस हम ले रहे हैं वो H प्लस भार हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखें Fe2O3 तो रेडी हो गया, अब हमें साथ में क्या चाहिए, XH2O, यानी कुछ पानी के अणु चाहिए। तो ये जो Fe2O3 बना है, Fe2O3 ये कुछ पानी के अणु को पकड़ लेता है और फिर क्या बन जाता है, Fe2O3 डॉट XH2O बन जाता है। तो इस तरीके से जो है रस्ट यानी जंग प्राप्त हो जाता है। तो ये हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग का लगना। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब है ये रस्ट यानी लोहे पर जंग कैसे लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि ऐसे होगी, एनोड की है, कैथोड की है। तो ध्यान रखना, कभी कभी बोर्ड में ये आ जाता है कि जो लोहे पर जंग का लगना है उसकी विधि आपको पूरी बतानी है, यानी क्रिया विधि उसकी कैसे होगी। तो प्रॉपर पूरा यहाँ से शुरू करके सारा स्टेप आपको बताना पड़ेगा। संक्षारण हम पढ़ चुके हैं कि हम किससे कहते हैं, 10th में भी था, और थोड़ा हमने 12th में इसको फालतू पढ़ा है, क्रिया विधि पढ़ ली सारी, कैसे कैसे काम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास चैप्टर है विद्युत रसायन, ये पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें हम कुछ इनके क्वेश्चन करके देखेंगे, कुछ मल्टीपल हमारे पास क्वेश्चन होंगे, तो फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो।